जी नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है इस ब्राइट स्टार एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास के अंदर हम यहाँ पे प्लांट रेस्पिरेशन है उसका सेकंड पार्ट है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर हम यहाँ पे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं और बहुत सारे आपके कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होने वाले हैं। कल हमने यहाँ पे इसका फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट किया था। इसके अलावा यहाँ पे प्लांट में फोटोसिंथेसिस का हमने कंप्लीट कर लिया था, प्लांट एनाटॉमी का कंप्लीट कर लिया, प्लांट मॉर्फोलॉजी का हमने कंप्लीट कर लिया, टैक्सोनॉमी का कंप्लीट कर लिया, सेल डिवीजन का कंप्लीट कर लिया और सेल का कंप्लीट कर लिया। इन सब के अगर आपको वीडियो देखने हैं पिछले, तो उसके लिए आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए और वहां पे आप बाकी कंप्लीट वीडियोस आप देख सकते हो। हमारा मेन मकसद ये होता है यहाँ पे इस क्लास के अंदर कि हम क्वेश्चनों के साथ साथ में उस क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन करें, जिसके कारण आपका थ्योरी का पोर्शन है उसके ऊपर अच्छे से पकड़ हो सके और आप क्वेश्चन है उनको समझ सको भी किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो एक बार फिर से स्वागत है, ध्यान रखें क्लासेस रेगुलर चल रही है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन कर रहे हैं, ये भी आपका बहुत बड़ा फायदा है। और आज का हमारा यहाँ पे सेकेंड पार्ट है वो है प्लांट रेस्पिरेशन, उच्च पादपों में श्वसन के बारे में, जिसको हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहते हैं, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। पिछली क्लास के अंदर हमने पढ़ा था जिसमें ग्लाइकोलाइसिस के बारे में समझा, क्रेब्स साइकिल के बारे में समझा था, लिंक रिएक्शन के बारे में समझा था, किस प्रकार से ऊर्जा का निर्माण होता है, कितने एटीपी कहां पर बनते हैं, ग्लाइकोलाइसिस में कितने स्टेप होते हैं, हर एक स्टेप के एंजाइम के बारे में हमने पढ़ा था। तो अगर वो डिटेल आपको देखनी है तो आप पिछले वीडियो के अंदर भी जा सकते हो और वो पिछले वीडियो भी आप देख सकते हो। तो आज की क्लास के अंदर पहला क्वेश्चन आपके सामने, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके सामने यहां पर ये दे रखा है। क्वेश्चन कह रहा है यहां पर कि कोशिकीय श्वसन में NAD+ की क्या भूमिका होती है। NAD+ की क्या भूमिका होती है? एक मैं आपको सबसे बड़ा अंतर ये बता देता हूं सबसे पहले कि आपके प्रकाश संश्लेषण तो पढ़ रखा है साहब, आप कहोगे जी गुरुजी बिल्कुल पढ़ रखा है, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस। हम ये अभी जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ये है आपके श्वसन के बारे में, पादपों में श्वसन कह दो या श्वसन कह दो। ध्यान रखना, कंफ्यूजन मत होना, प्रकाश संश्लेषण में हमारे पास में NADP आता है और इसमें सिर्फ और सिर्फ NAD आता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। यहाँ पे NADPH आ जाएगा, यहाँ पे NADH आ जाएगा, तो पे से प्रकाश संश्लेषण, पे से P आने वाला, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो। इसका मतलब जिसके अंदर यहाँ पर ध्यान में रखना P आता है वो हमारे पास में यहाँ पर NADPH होगा प्रकाश संश्लेषण में, और जिसमें आपके P नहीं आता है वो सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर होगा, यहाँ पे ध्यान में रखना श्वसन के अंदर होगा NADH। ये मतलब कंफ्यूजन मत होना इसके अंदर, ये आप ध्यान रखना। तो कोशिकीय श्वसन में NAD+ की क्या भूमिका होती है? देखो, अगर हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण में पूछता ना कि NADPH की क्या भूमिका, तो वो तो हाइड्रोजन कैरियर की तरह, इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह काम करता है। यहां पर भी हमारे सामने NAD+ होता है, ये इलेक्ट्रॉन वाहक की तरह काम करेगा, इलेक्ट्रॉन के कैरियर की तरह काम करेगा। क्या करेगा कि ये अपने साथ में जो NAD+ है ना, ये अपने साथ में H+ को और एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ेगा और ये जोड़ के ये क्या बना लेगा, NADH बना लेगा। क्या बना लेगा? NADH। और ये हाइड्रोजन किसको ट्रांसफर करेगा आगे? CO2। आई बात समझ में यहाँ पे? तो ये हमारे पास में कहां पर होगा, तो हम कहेंगे ये एक इलेक्ट्रॉन वाहक की तरह काम करता है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? दूसरा आंसर क्या होगा यहाँ पे? बिल्कुल करेक्ट होगा। अब एक बात देखो, इसके अंदर हमारे पास में ATP है ना, ATP का पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या नाम होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, फॉस्फेट, ये हमारे पास में इस एटीपी का पूरा नाम है, ठीक है। अब आगे की बात ध्यान में रखना, एटीपी है ना, ये एक हमारे पास में पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड तो क्या सिर्फ हम कह सकते हैं न्यूक्लियोटाइड है, पॉली तो नहीं कहेंगे, न्यूक्लियोटाइड है। और ये बना किस के द्वारा है, तो हम कहेंगे पेंटोज शर्करा होती है डीएनए के अंदर, उस डीएनए के अंदर पेंटोज शर्करा के अंदर नाइट्रोजनस बेस जोड़ दो A, तो उसका नाम हो जाता है एडिनोसिन। उसके ऊपर 3 फॉस्फेट ग्रुप जोड़ दो 5 डेज कार्बन पर, 3 फॉस्फेट ग्रुप जोड़ दो, इसका मतलब तब नाम बन जाएगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जुड़ जाएगा। कि एडिनोसिन तो है, उसके ऊपर फॉस्फेट ग्रुप कितने हैं? टोटल 3, तब वो हमारे पास में क्या बन जाएगा? एटीपी बन जाएगा। क्लियर है बात? यहाँ पे एक नाम आ रहा है हमारे पास में यहाँ पे एंजाइम्स। तो थोड़ा मैं आपको एंजाइम्स के बारे में भी यहाँ पे डिस्कस कर देता हूं। आप ध्यान रखें यहाँ पर कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन।
जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो सारे के सारे किसके बने हुए होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम, सारे प्रोटीन एंजाइम नहीं होते। लेकिन एक एंजाइम ऐसा ध्यान रखना कि जो प्रोटीन का बना हुआ नहीं है, कौन सा, राइबोजाइम। राइबोजाइम है, ये प्रोटीन का बना हुआ नहीं। तो गुरुजी किसका होगा, ये आरएनए का बना हुआ होता है। किसका बना हुआ होता है, आरएनए का बना हुआ होता है। क्लियर है बात यहाँ पे। इसके अलावा भी आप पॉइंट ध्यान रखें, यहाँ पे एंजाइम है उसमें प्रोटीन भाग भी होता है और अप्रोटीन भाग भी होता है। प्रोटीन पार्ट भी होगा और नॉन प्रोटीन पार्ट भी होगा। अप्रोटीन भाग प्रोटीन भाग की क्रियाशीलता के लिए जरूरी होता है, ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये आप कॉन्सेप्ट यहाँ पे याद रख सकते हो। एक नाम आ रखा है यहाँ पे अवायवीय शोषण। अवायवीय शोषण में जो प्रोडक्ट बनता है, जो उत्पाद बनता है, वो आप ध्यान में रखना। एथेनॉल बनता है, एक तो C2H5OH बनता है, प्लस साथ में CO2 बनता है, और प्लस 56 किलो कैलोरी क्या बनती है यहाँ पे, ऊर्जा बनती है, जो 19 गुना हमने पढ़ा था कल, कम ज्यादा होती है यहाँ पे वायवीय अवायवीय श्वसन के रिलेशन में अगर बात करें तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, दूसरा आंसर है हमारे पास में, बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन दूसरा दे रखा है, निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है, गलत स्टेटमेंट बताना है यहाँ पे। ये कह रहा है कि ग्लाइकोलाइसिस तब तक चलता है इसे NAD+ दिए जाते हैं तो हाइड्रोजन परमाणु को ग्रहण करेगा। ग्लाइकोलाइसिस कोशिका द्रव्य में होता है। TCA के एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। ऑक्सीकारी फॉस्फोरिलीकरण माइटोकॉन्ड्रिया की बाह्य झिल्ली पर होते हैं। ये आ गए हमारे पास, ये गलत स्टेटमेंट है, यहां पे ध्यान में रखना। क्यों गलत है, अगर आपको कहा जाए, यहां पर एक मैं प्रोसेस आपको समझा रहा हूं, उस प्रोसेस को आप समझें थोड़ा सा। यहां पे हम कह रहे हैं यहां पर कि हमारे पास में ये एक सेल है, समझो ये एक यहां पे कोशिका है। कोशिका के अंदर ये हमारे पास में स्ट्रक्चर है ऐसे, माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि इस सेल के अंदर सबसे पहले बाहर से इंटर किया ग्लूकोज। क्या इंटर किया यहाँ पे, ग्लूकोज इंटर किया। ग्लूकोज से कन्वर्ट होगा पायरुविक एसिड। क्या कन्वर्ट होगा, पायरुविक एसिड। पायरुविक अम्ल बनेगा, कितने कार्बन का बनेगा गुरुजी, 3 कार्बन का। ये प्रोसेस हुई कहां पे, हम कहेंगे साइटोप्लाज्म के अंदर। कोशिका द्रव्य के अंदर ये प्रोसेस हुई है यहाँ पे साइटोप्लाज्म के अंदर। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये पायरुविक एसिड कहां पे ट्रांसफर होगा, तो हम कहेंगे पायरुविक एसिड जाएगा कहां पे, माइटोकॉन्ड्रिया। यहां पर एक तो चलाएगा लिंक रिएक्शन, एक तो चलाएगा लिंक रिएक्शन। एक यहां पर लिंक रिएक्शन के बाद में एक प्रोसेस चलेगी यहां पर, और उसको हम कहते हैं यहां पर क्रेब्स साइकिल। क्या कहते हैं उसको, क्रेब्स साइकिल के नाम से यहां पर जानते हैं। तो लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल चलती है। क्लियर है बात यहां पे। अब बात आती है यहां पर ETS कहां पे चलेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम होते हैं उसके इलेक्ट्रॉन कैरियर यहां पे होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन कैरियर यहां पर उपस्थित होते हैं। तो ये क्या है, तो हम कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली। ये क्या है, तो हम कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली। इनर लेयर है, इनर मेम्ब्रेन है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया की कौन सी झिल्ली है, बाह्य झिल्ली। इसका मतलब ये हुआ, यहां पे समझ में आया दया कि जो ETS होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा, वो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन से रिलेटेड है। आंतरिक कला, अंत्य कला, आंतरिक झिल्ली से संबंधित है यहाँ पे, बाह्य कला से रिलेटेड नहीं है यहाँ पे। तो ये कह रहा है यहाँ पे कि ऑक्सीकारी फॉस्फोरिलीकरण होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया की बाह्य झिल्ली से संबंधित है, जो कि स्टेटमेंट गलत है। इस कारण हमें गलत का ही पूछ रखा है, तो गलत कौन सा होगा, पहला, ये 4 नंबर। इसके अलावा एक बात और समझे आप, यहाँ पे यहां पर हमारे पास में कह रहा है कि ग्लाइकोलाइसिस तब तक चलता है इसे NAD+ दिए जाते हैं और हाइड्रोजन परमाणु को ग्रहण करते हैं। बिल्कुल सही है, यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस कब तक चलेगा, जब तक NAD+ है। NAD+ खत्म, ग्लाइकोलाइसिस खत्म हो जाएगा। क्या बात है सर, कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल है, ध्यान रखना। यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस तब तक की चलेगा जब NAD+ है, अगर वो नहीं है तो ग्लाइकोलाइसिस एंड हो जाएगा। क्लियर है बात यहाँ पे। और अगर पूछ लिया जाए कि ग्लाइकोलाइसिस के कौन से स्टेप के अंदर
NADH बनता है, और NADH के कितने मॉलिक्यूल, तो 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, ध्यान रखना। तो कौन से स्टेप में, तो हम कहेंगे 6 नंबर स्टेप के अंदर बनता है, जिसमें हमारे पास में ध्यान में रखना यहाँ पे डाई हेप PGL के अंदर कन्वर्ट होता है, और वो PGL वापिस 1,3 डाई PGA का निर्माण करता है, वही 6 नंबर स्टेप है। और वहीं पर 2NADH बनता है। डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम काम में आता है, डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम काम में आता है। 1 मिनट, वीडियो कंटिन्यू चल तो रहा है ना आपका। तो इसमें यहां पर ध्यान में रखना कि ये माइटोकॉन्ड्रिया की बाह्य झिल्ली पर होता है, ये स्टेटमेंट गलत है और बाकी सारे स्टेटमेंट क्या है, सही है। नेक्स्ट अगला देखो, अगर आपको पूछ लिया जाए क्रेब्स साइकिल कहां पे चल रहा है, लिंक रिएक्शन, तो लिंक रिएक्शन आप देखो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही तो है, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर का जो भाग होता है उसको हम कहते हैं मैट्रिक्स, उसको हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। तो ये भी मैट्रिक्स है, ये भी पोर्शन कौन सा, मैट्रिक्स। तो लिंक रिएक्शन कहां पे है, मैट्रिक्स में। क्रेब्स साइकिल कहां पे है, मैट्रिक्स के अंदर। और इसके अलावा पूछ लिया जाए प्रोटॉन प्रवणता कहां पे बनाए रखते हैं, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में H+ कहां पे कलेक्ट करेंगे, तो H+ इसके बीच में कलेक्ट करते हैं, यहाँ पे H+ कलेक्ट करते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर, यहाँ पे दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो जगह होती है, यहाँ पर हम H+ कलेक्ट करते हैं। वो H+ यहाँ पे ATP सिंथेटेज एंजाइम से अंदर आएगा, तो एक बार अंदर आता है तो 1 ATP, 2 बार आएगा 2, 3 बार आएगा 3। इसी कारण एक NADH से 3 ATP का निर्माण, एक FADH से 2 ATP का निर्माण होता है, ठीक है। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, ट्राइपामिटिक के श्वसन गुणा का मान बताइए। अभी ट्राइपामिटिक क्या, ये हमारे पास में एक वसा, एक फैट है, और कल हमने बात की थी यहां पे कि श्वसन गुणांक रेस्पिरेटरी कोफिशिएंट है, वो क्या होता है, रेस्पिरेटरी कोफिशिएंट, या जिसको हम RQ के नाम से जानते हैं। बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं कि पहले ऑक्सीजन का आयतन लिखना है या CO2 का, कहां पे मुक्त लिखना है, कहां पे प्रयुक्त लिखना है। चीजों को समझो, रटना नहीं, रटोगे तो वो चीजें फिर गलत होगी आपकी। तो इसमें ध्यान में रखना, श्वसन गुणा का फॉर्मूला होता है कि श्वसन में मुक्त की गई CO2 का आयतन बट्टे में आता है श्वसन में प्रयुक्त O2 का आयतन, श्वसन में प्रयुक्त O2 का आयतन। अब देखो यहां पर, इसमें ध्यान में रखना, यहां पे ट्राइपामिटिक एसिड होता है, इसमें जो यूज आपकी रिलीज की जाने वाली जो CO2 होती है उसका अमाउंट होता है कम, और यूज की जाने वाली ऑक्सीजन क्या होती है, ज्यादा। ये कम और ज्यादा का बैलेंस होता है ना, इसी कारण यहाँ पे इस ट्राइपामिटिक एसिड है, इसका श्वसन गुणांक होता है 0.7। आप कहोगे 0.9 किसका है, तो 0.9 होता है ये प्रोटीन का होता है। किसका होता है, प्रोटीन का, ये किसी का नहीं है, दोनों ध्यान रखना। और अगर एक पूछ ले रेस्पिरेटरी कोफिशिएंट, तो एक किसका होता है, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का होता है। क्लियर है बात, यहाँ पे एक किसका होगा, कार्बोहाइड्रेट का होगा। अब चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चन देखो, 4 नंबर क्वेश्चन में फिर से हमारे पास में डिस्कस का दे रखा है, यहाँ पे इसमें दे रखा है यहाँ पे कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में परिवर्तन, जो ग्लाइकोलाइसिस की पहली अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है, किसके द्वारा उत्प्रेरित होती, 1, 3, 7 और 10। ये 3, 4 जो स्टेप होते हैं ये अनुत्क्रमणीय होते हैं, बाकी सारे कैसे होते हैं, उत्क्रमणीय। अनुत्क्रमणीय स्टेप कौन से, 1, 3, 7 और 10। ग्लाइकोलाइसिस का पहला स्टेप ये होता है कि जो ग्लूकोज होता है वो कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, ध्यान रखना। जब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है तो यहां पर आप ध्यान में रखना, एक तो एटीपी खर्च होता है। क्या खर्च होता है, एक तो एटीपी, क्योंकि कोई भी रिएक्शन चलाते हैं तो एटीपी खर्च करना पड़ता है, और यहां पर बनता है एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और वही फॉस्फेट आकर के यहां पर जुड़ जाता है इसके साथ, ध्यान में रखना। इसी कारण ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है। अगला आप ध्यान में रखना, यहां पर ये स्टेप नंबर कौन सा है, फर्स्ट स्टेप में देखो ये 6 कार्बन की शर्करा, और 6 कार्बन की शर्करा को हम कहते हैं हेक्सोज। क्या कहते हैं, हेक्सोज। और जब भी एंजाइम, जब भी एटीपी और
NADH बने या खर्च हो तो वहां पर हमेशा एंजाइम के नाम के पीछे क्या जोड़ते हैं, काइनेज। तो हेक्सोकाइनेज कहां पे रटना बताओ, इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। तो यहां पे हो जाएगा हेक्सोकाइनेज हो जाएगा। तो ये पहले स्टेप के अंदर काम में आता है। कौन से स्टेप में, पहले में। एल्डोलेज पूछ ले कौन से स्टेप में, तो एल्डोलेज होता है 4 नंबर स्टेप में। कौन से स्टेप में, 4 नंबर में। 4 नंबर में क्या होता है गुरुजी, 4 नंबर में फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट होता है, वो 3 कार्बन की 2 शुगर में कन्वर्ट हो जाएगा। एक तो डाई है और एक पागल के अंदर डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और एक कन्वर्ट हो जाएगा फॉस्फोग्लिसर एल्डिहाइड के अंदर। वहां पर एल्डोलेज काम में आता है। ठीक है। इनोलेज देखो, इनो इनो नो 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 9 नंबर स्टेप के अंदर, 9 नंबर स्टेप के अंदर हमारे पास में क्या काम में आएगा, इनोलेज काम में आएगा। क्या काम आएगा, इनोलेज। फोस्फोफ्रक्टोकाइनेस, फोस्फोफ्रक्टोकाइनेस, ये 3 नंबर स्टेप के अंदर। कौन से स्टेप में, 3 नंबर। देख लो सारे एंजाइम आ गए हमारे पास में। एकदम कॉन्सेप्चुअल चीजें आप पढ़ो। कॉन्सेप्चुअल जब चीजें पढ़ोगे, कैसा भी क्वेश्चन आए आपका कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, यहाँ पे 4 नंबर आंसर क्या है, बिल्कुल करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखो, 5 नंबर क्वेश्चन। अगला 5 नंबर कह रहा है कि श्वसनीय इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र पादपों में स्थित होता है कहां पे। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र की बात की जा रही है, तो श्वसनीय इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र या ETS जिसको हम कहते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, तो ये हमारे पास में माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर संबंधित होता है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे करेक्ट होगा। और ETS में अगर पूछ लिया जाए होता क्या है, ETS के अंदर हम कहेंगे ऑक्सीकारी फॉस्फोरिलीकरण होता है। क्या होता है, ऑक्सीकारी फॉस्फोरिलीकरण, ऑक्सीकारी फॉस्फोरिलीकरण होता है। ओपी कह दो, ओपी ओम प्रकाश, ओम प्रकाश नहीं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। पहले ऑक्सीडेशन होगा और फिर एटीपी बनेगी। ऑक्सीडेशन कैसे होगा, NAD प्लस है वो NADH है वो NAD प्लस में कन्वर्ट होगा, और जैसे ही NAD प्लस में कन्वर्ट होगा इसका मतलब ऑक्सीडेशन हुआ, फिर एटीपी बनेगा तो उसका नाम हो गया यहाँ पे फॉस्फोरिलीकरण। तो NADH का NAD प्लस में कन्वर्ट होना और एटीपी बनाना क्या होगा, OP ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, और वो कहां पे होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। उसी को हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के नाम से यहां पे जाना है। और अगर हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ते तो वो चेन तो फोटोसिंथेसिस में थी, जिसमें साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन और नॉन साइक्लिक होता है। साइक्लिक के अंदर क्या करते हैं, तो साइक्लिक के अंदर तो हम चक्रीय होता है वहां पे, उसमें सिर्फ फोटो सिस्टम फर्स्ट काम करता है, और नॉन साइक्लिक के अंदर फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकंड दोनों काम करते हैं। कॉन्सेप्ट आप लिंक करके पढ़ो, जहां पर भी पढ़ो, लेकिन कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, पहला। अगर पूछ लिया जाए माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में क्या होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में एक तो लिंक रिएक्शन होती है, योजक अभिक्रिया जिसको हम कहते हैं, और एक इस माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स के अंदर क्रेब्स साइकिल होता है। कौन सा साइकिल होता है, क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स चक्र जिसको हम कहते हैं, यहां पे ये प्रोसेस चलती है। ठीक है, क्लियर है चीजें यहां तक। तो लिंक रिएक्शन के अंदर आपको पूछ लिया जाए कि क्या होता है, देखो लिंक रिएक्शन का भी बता देता हूं मैं आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट। यहां पे हर एक चीज टाइम पर आती है भाई। लिंक रिएक्शन, इसमें क्या होता है, यहां पे पायरुविक एसिड के अंदर कितने कार्बन, 3 कार्बन। पायरुविक एसिड से बनता है यहां पे एसिटाइल कोएंजाइम ए। क्या बनता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए कार्बन CO2 के रूप में बाहर निकल जाता है, और इसके अलावा यहाँ पे NAD प्लस है, इससे NADH बनता है। ये स्टेप 2 बार चलता है, इसका मतलब पायरुविक एसिड के भी 2 मॉलिक्यूल, एसिटाइल कोएंजाइम के भी 2 मॉलिक्यूल, 2 CO2 बाहर, 2 NAD प्लस है, 2 NADH बनते हैं यहाँ पे। तो इसमें एंजाइम का नाम होता है, यहाँ पर ध्यान में रखना विशेष रूप से, मतलब इस प्रोसेस को डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं। पहली बात तो डीकार्बोक्सिलेशन, हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है तो यहाँ पर आप हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो हाइड्रोजनेशन कह सकते हो यहाँ पे। तो इसके अंदर यहाँ पे ध्यान में रखना कि हमारे पास में पाइरुवेट काइनेज एंजाइम कैटेगरी का यहाँ पे हमारे पास में आता है, और ये प्रोसेस कहाँ पे होती है, तो हम कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में। ये जो प्रोसेस होती है वो कहाँ पर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स के अंदर होती है यहाँ पर। और लिंक रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होता है, एसिटाइल कोएंजाइम है, और 2 NADH बनते हैं। ये 2 NADH आगे चलकर कितने ATP का निर्माण करेंगे, 6 ATP यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के अंदर, और 6 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में ये रहा। देखो
ये कह रहा है सिट्रिक अम्ल चक्र के एक टर्न में कितने क्रियाधार स्तर फॉस्फोरीकरण होते हैं, बताओ। आ गया कॉन्सेप्ट? मजेदार है, मजेदार कॉन्सेप्ट हमारे पास में आ गया। अब ये कह रहा है कि सिट्रिक अम्ल के एक टर्न में, मतलब सिट्रिक एसिड का जो चक्र है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल जिसको हम कह सकते हैं, उसका कितना चक्र, एक चक्र में कितने क्रियाधार स्तर फॉस्फोरीकरण, मतलब SLP वाले कितने ATP बनते हैं। SLP का मतलब ये होता है कि एक तो NADH नहीं होना चाहिए, एक तो ये नहीं होना चाहिए, एक FADH2 नहीं होना चाहिए। इसके अलावा बाकी जितने भी है वो सारे के सारे SLP है। SLP का मतलब डायरेक्ट ATP के रूप में काम में ले सकते हैं, जिनको ETS में ले जाने की आवश्यकता नहीं है, जिनको ETS में या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ले जाने की आवश्यकता नहीं होती है, उसको हम क्या कहते हैं यहाँ पे, SLP कहते हैं। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, डायरेक्ट ऊर्जा कहीं मत ले जाओ, डायरेक्ट काम में ले लो आप भली उसको, SLP सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो सिट्रिक एसिड का जब एक बार साइकिल चलता है तो उसमें एक GTP बनता है, एक FADH बनता है, और हमारे पास में इसमें वैसे तो आगे चलेंगे इसमें तो दो आप NADH लिख सकते हो, एक बार दो NADH लिख सकते हो, आगे की प्रोसेस इसमें अलग करेंगे। तो इसको हम यहाँ पे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं, OP के नाम से जानते हैं, ठीक है। किसको, FADH और NADH। इस ये तो हमें चाहिए नहीं। ये जो GTP वाला है ना, इस GTP को कहीं पर भी ले जाने की आवश्यकता नहीं। एक GTP कितने के बराबर होगा, यहाँ पे एक ATP के क्या होता है, यहाँ पे बराबर होता है, ध्यान में रखना, ठीक है। और ये कह रहा है सिट्रिक अम्ल का एक टर्न, सिट्रिक अम्ल कितनी बार चलेगा, 2 बार चलेगा, तो एक टर्न में एक GTP एक ATP बनता है। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, पहला आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पहला आंसर होगा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट। क्लियर है चीजें, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं तो आप यहाँ पे बताते हुए चले, ठीक है। रेगुलर क्लासें लग रही है आपकी, बाकी क्लासें हैं वो भी आप देख सकते हो अच्छे से, और सारी की सारी यहाँ पे नोट डाउन है वो अच्छे से कर सकते हो। अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन आया हमारे पास में कि वायवीय श्वसन है, इस वायवीय श्वसन के दौरान मुख्य रूप से पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज किसके कारण सक्रिय होता है। किसकी बात कर रखी यहाँ पे, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की बात कर रखी, और पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, इसके लिए हमें आवश्यकता पड़ती है किसकी, सहकारक की, कोफैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है। अभी हमने बात की थी कि प्रोटीन भाग के साथ अप्रोटीन भाग भी होता है, जो प्रोटीन की एंजाइम की सक्रियता के लिए जरूरी होता है, वो कोफैक्टर ही हमारे पास में कौन सा आयन होता है, मैग्नीशियम आयंस। कौन सा आयंस होता है यहाँ पे, मैग्नीशियम आयंस होता है। क्लियर है। और आपको अगर पूछ लिया जाए पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज कहां पे काम में आया, अरे ये लिंक रिएक्शन में काम में आया गुरुजी। कौन सी रिएक्शन में काम में आया, लिंक रिएक्शन के अंदर काम में आता है। ये एंजाइम कहां पे काम आता, लिंक रिएक्शन में। पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज कहते हैं इसको, ध्यान में रखना। लिंक रिएक्शन के अंदर, योजक अभिक्रिया के अंदर काम में आते हैं। और लिंक रिएक्शन मतलब लिंक करेगी किस किस को, ग्लाइकोलाइसिस को और क्रेब्स साइकिल को लिंक करती है, मैट्रिक्स के अंदर होगी। तो वहां पर एंजाइम काम करता है, और कोफैक्टर के रूप में मैग्नीशियम आयन काम करता है, जो इस एंजाइम की क्रियाशीलता को क्या करता है, और ज्यादा बढ़ा देता है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर, 8 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट हमारे पास में गलत होगा। ध्यान रखना यहाँ पे, आप कभी भी क्वेश्चन पढ़ो एग्जाम के अंदर, गलत और सही के ऊपर जरूर ध्यान देना कि हमें गलत स्टेटमेंट का पूछ रखा है या फिर सही स्टेटमेंट। कई बार जल्दबाजी में यहाँ पे ये पढ़ते नहीं और बच्चे गलत करके आ जाते हैं। पढ़ो इस कॉन्सेप्ट को हर एक को। पहला हमारे पास में यहां पर दे रखा है कि ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं श्वसन में प्रोटॉन प्रवणता उत्पन्न करती है। देखते हैं एक बार, वायवीय श्वसन के दौरान ऑक्सीजन की भूमिका अंतिम चरण तक सीमित होती है, बिल्कुल। आगे पढ़ते हैं, ईटीएस ट्रांसपोर्ट में, ईटीएस में NADH क्या हुआ, ये NADH का एक अणु 2 ATP, और इसके अलावा FADH का एक अणु 3 ATP का निर्माण करता है। क्या ये स्टेटमेंट सही है, क्या यहाँ पे सामने नजर आ रहा है ये स्टेटमेंट गलत है, तो बाकी पढ़ने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है।
तो गुरुजी इसका सही क्या होगा? मैंने इतना बता दिया आपको कि ग्लाइकोलाइसिस के अंदर या श्वसन में एक जो NADH होता है वो कितने ATP के बराबर होता है? 3 ATP के बराबर। और एक FADH2 होगा, ये कितने ATP के बराबर होता है? 2 ATP के बराबर होता है। और एक GTP होता है, ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये एक ही ATP के बराबर होता है। यही कॉन्सेप्ट पूछा है और यहाँ पे देख लो हमारे पास सही दे रखा है। तो आप कभी ये ना करें कि पहले ऑप्शन तक ही पढ़े, दूसरे तक ही पढ़े, आप सारे ऑप्शन पढ़े एक बार, मैं कहता हूं उसमें आपको पता लग जाएगा कि गलत कौन सा है। जहां पे गलत मिल गया बाकी छोड़ दो, पढ़ने ही नहीं है, ठीक है। और लास्ट में लिखा है ATP को कॉम्प्लेक्स फिफ्थ के माध्यम से संश्लेषित किया जाता है, बिल्कुल। और कॉम्प्लेक्स नंबर फिफ्थ का अगर नाम पूछ ले, अगर मैं कहूं कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो फिफ्थ है इसका अगर नाम पूछ ले तो इसका नाम होता है ATP सिंथेटेज। ATP सिंथेटेज, ये एग्जाम में पूछ रखा है, नीट के अंदर भी आ रखा है, ध्यान में रखना। कॉम्प्लेक्स नंबर जो 5 होता है उस कॉम्प्लेक्स नंबर 5 का नाम होता है ATP सिंथेटेज, ठीक है, जो ATP का क्या करेगा? निर्माण करेगा। और इसके अंदर हमारे पास में गलत स्टेटमेंट पूछ रखा था, तो गलत स्टेटमेंट कौन सा है? तीसरा। बाकी सारे के सारे स्टेटमेंट क्या होते हैं यहाँ पे? सही होते हैं, ठीक है, क्लियर है। और ये कह रहा है वायु शोषण के दौरान ऑक्सीकरण की भूमिका अंतिम चरण तक सीमित होती है, बिल्कुल लास्ट में होती है। अगर हम बात करें ना एक्चुअल में, अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम देखें ना, तो एक्चुअल में क्या होता है कि भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में लास्ट में जो ऑक्सीजन होती है ना, वो हाइड्रोजन के साथ मिलकर H2O का निर्माण करती है, वहां पर ऑक्सीजन काम में आती है लास्ट में, ठीक है, ऑक्सीजन वहां पर काम में आती है, क्लियर है बात। अब यहां पे अगर पूछ लिया जाए कि लिंक रिएक्शन में और एक हमारे पास में जो क्रेब साइकिल है, इसमें कितने CO2 बाहर निकलते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूं। अगर आपको पूछ लिया जाए कि लिंक रिएक्शन के अंदर कितने CO2 बाहर निकलते, तो लिंक रिएक्शन में 2 CO2 बाहर निकलते हैं, 2 बार चलेगा तो 2 CO2। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि क्रेब साइकिल है, उस क्रेब साइकिल के अंदर कितने CO2 बाहर निकलते हैं, तो क्रेब साइकिल के अंदर आप ध्यान में रखना, अगर साइकिल एक बार चलता है तो 3 CO2 बाहर निकलते हैं। कितने CO2 बाहर, सॉरी 4 CO2, कितने CO2 बाहर निकलते हैं? 4 CO2 बाहर निकलते हैं। अगर साइकिल एक बार चलेगा तो, अगर साइकिल एक बार चलेगा तो 2 CO2 बाहर निकलते हैं। और साइकिल 2 बार चलेगा तो कितने CO2 बाहर निकलते हैं? 4 CO2 बाहर निकलते हैं, क्लियर है बात। तो ये भी आप यहाँ पे थोड़ा आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, स्टेटमेंट दे रखा है फर्स्ट और स्टेटमेंट दे रखा है सेकंड। ये बताना है कि कौन से स्टेटमेंट सही और कौन से स्टेटमेंट इनमें से गलत दे रखे। सबसे पहले आप ध्यान में रखें यहाँ पे कि भी अवायवीय जीवों में श्वसन में ग्लाइकोलाइसिस ही एकमात्र प्रक्रिया, बिल्कुल सही है। जो एनएरोबिक होते हैं, एनएरोबिक रेस्पिरेशन वाले, उनमें ग्लाइकोलाइसिस ही एकमात्र ऊर्जा का ये सोर्स है, बाकी कोई प्रोसेस दूसरी नहीं होती है कि उनके अंदर एनर्जी बन सके, ऐसी कोई दूसरी प्रोसेस नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस ही एकमात्र ऐसी प्रोसेस जिसके द्वारा वो ऊर्जा का क्या कर सकते हैं? यहाँ पे निर्माण कर सकते हैं। फिर आगे कह रहा है कि ग्लाइकोलाइसिस कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जो सभी जीवित कोशिकाओं में उपस्थित। देखो ग्लाइकोलाइसिस, ये तो बात सही है कि सभी जीवित कोशिकाओं में होता है, ये बात सही है, लेकिन ये गलत लिखा है, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता है। ग्लाइकोलाइसिस की लोकेशन कहां पे होती है? कोशिका द्रव्य। ग्लाइकोलाइसिस है, इसकी लोकेशन कहां पे होती है? कोशिका द्रव्य। तो करेक्ट हमारे पास में कौन सा होगा? यहाँ पे स्टेटमेंट पहला सही है और दूसरा स्टेटमेंट क्या है? गलत है यहाँ पे। तो हम इसमें लिखेंगे स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट है, कथन फर्स्ट है वो सही है, और कथन जो सेकंड है वो हमारे पास में क्या है? यहाँ पे गलत है। क्यों हुआ है वो भी हमने यहाँ पे बात कर ली। क्योंकि देखो ग्लाइकोलाइसिस कल मैंने जब बताया था आपको, तो वहां पे कहा था कि ग्लाइकोलाइसिस वायवीय और अवायवीय शोषण करने वाले जीव होते हैं, उन दोनों के अंदर एक कॉमन प्रोसेस होता है। लेकिन अवायवीय जीवों के अंदर एनर्जी का एक ही सोर्स है और कोई दूसरा सोर्स है ही नहीं, तो कैसे ऊर्जा बनेंगे? इसके अलावा ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य के अंदर होता है, लिंक रिएक्शन और क्रेब्स चक्र होता है वो आपकी माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पे होता है, आउटर मेम्ब्रेन पे नहीं होता है, और प्रोटॉन प्रवणता इन दोनों के बीच में होती है, और कॉम्प्लेक्स नंबर 5 का नाम ATP सिंथेटेज होता है। कॉन्सेप्ट ऐसे क्लियर होने चाहिए, तब आपको पढ़ने का मजा आता है। अब देखो अगली बात, 10 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में स्टेटमेंट दे रखा है और कारण दे रखा है, बताना है कि क्या ये सही है क्या।
अगला यहां पे दे रखा है कि वसा युक्त पदार्थों का आर क्यू मान 1 से क्या होता है, कम। वसा युक्त, देखो बात कर लेते हैं यहां पे। कार्बोहाइड्रेट है, उस कार्बोहाइड्रेट है, इसका आर क्यू ध्यान में रखना कितना होता है, 1। इसके अलावा आप यहां पर ध्यान में रखें अगला पॉइंट, यहां पर इसके अंदर अगला पॉइंट आप ये ध्यान में रखें कि वसा है, उस वसा का जो आर क्यू होता है, फैट का जो आर क्यू होता है, वसा का आर क्यू होता है 0.7। इसके अलावा जो प्रोटीन होता है, उस प्रोटीन का आर क्यू का मान आप ध्यान रखें, प्रोटीन का आर क्यू, और प्रोटीन का आर क्यू होता है 0.9। कार्बोहाइड्रेट का एक क्यों आ रहा है, क्योंकि CO2 और O2 है, इन दोनों का आयतन होता है वो सेम ही होता है, इस कारण यहाँ पे 1 आ रहा है। वसा का और प्रोटीन का कम क्यों आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर CO2 तो कम है और ऑक्सीजन क्या है, ज्यादा। CO2 जो रिलीज हो रही है बाहर वो कम है, और ऑक्सीजन जो काम आ रही है वो ज्यादा है, इस कारण से यहाँ पे ये रेशियो सही नहीं आ रहा है, और इसका आंसर 1 से कम आ रहा है। आगे कारण दे रखा है, वे कम CO2 छोड़ते हैं और ऑक्सीजन के दौरान अधिक O2 का उपयोग करते हैं। अब देखो हमने यहाँ पे RQ का फॉर्मूला पढ़ा था, RQ का फॉर्मूला पढ़ा, ऊपर CO2 का आयतन और नीचे किसका आयतन, O2। तो ये ध्यान में रखना, अगर ऊपर वाली चीज कम है, मान लो ऊपर वाले एक बार हम एग्जाम्पल के लिए मान लेते ऊपर 6 लिखा हुआ है, नीचे वाली चीज ज्यादा है, मान लो 12 है, तो इसका काट कुटा के 1/2 और आंसर 0.5 आ रहा है। इसका मतलब ऊपर वाली चीज जब कम होगी, नीचे वाली चीज ज्यादा होगी, तब आपके 1 से कम आंसर आएगा। अगर मान लो ऊपर ज्यादा, ऊपर 12 है नीचे 6, इसका मतलब आंसर ये आएगा 2। तो ये तो आ ही नहीं रहा है यहाँ पे, प्रोटीन और वसा का तो 1 से कम है, और 1 से कम कब होगा, जब CO2 का मान क्या होगा, कम, और ऑक्सीजन का मान क्या होगा, ज्यादा। तो यही तो बात कारण कह रहा है कि कम CO2 छोड़ते हैं और ऑक्सीकरण के दौरान अधिक ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। इसका मतलब हम कहेंगे यहाँ पे कि अभिकथन भी सही है और कारण भी सही है, और एकदम बेस्ट एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, अच्छे से क्या कर रहा है यहाँ पे, इसका एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। तो इसमें करेक्ट आंसर देख लो आप, सत्य है और कारण है वो अभिकथन की सही व्याख्या करता है। करेक्ट आंसर कौन सा, पहला। अगला क्वेश्चन, इसमें करेक्ट होगा पहला, ठीक है। 10 नंबर 11वां क्वेश्चन देखो। 11वां कह रहा है कि ग्लाइकोलाइसिस में कितने ATP प्रत्यक्ष रूप से संश्लेषित होते हैं। प्रत्यक्ष का मतलब सीधे, या इनको हम कह सकते हैं डायरेक्ट, या इनको हम कह सकते हैं SLP, या इनको हम कह सकते हैं यहाँ पे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, आधारीय लेवल फॉस्फोरिलीकरण, आधारीय स्तर फॉस्फोरिलीकरण, आधारीय स्तर फॉस्फोरिलीकरण कहते हैं, SLP के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखना ग्लाइकोलाइसिस में डायरेक्ट कितने ATP, तो ग्लाइकोलाइसिस में डायरेक्ट तो 4 ही ATP बनते हैं। कितने ATP बनते हैं, 4 ATP बनते हैं, ठीक है। 1 3 में यूज होता है, 6 में वापस NADH बनता है, 7 और 10 के अंदर वापस बनते हैं। तो 4 ATP का संश्लेषण होता है। और पूछ लिया जाए कौन कौन से स्टेप में, तो 7 नंबर स्टेप होता है एक तो, और ये कितने नंबर, 10 नंबर स्टेप होता है। अगर पूछ लिया जाए NADH किस में बनता है, तो NADH ध्यान में रखना 6 नंबर स्टेप में बनता है। ATP यूज ATP यूज किस किस में होती है, फर्स्ट के अंदर होती है और एक थर्ड के अंदर ATP यूज होती है। सारी चीजें देखो आपके सामने पड़ी। तो हमारे पास में करेक्ट आंसर कौन सा होगा, दूसरा आंसर है वो बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन कह रखा है कि जब कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग वायवीय क्रियाधार के रूप में करते हैं तो श्वास गुणांक कितना होगा। अब हम कह रहे हैं यहाँ पे कि भाई मेन श्वसनी क्रियाधार क्या होता है भाई, श्वसनी क्रियाधार। तो हम श्वसनी क्रियाधार में कहते हैं कि श्वसन की प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाले पदार्थ, श्वसन की प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाले जो पदार्थ होते हैं उनको हम किस नाम से जानते हैं, श्वसनी क्रियाधार के नाम से जानते हैं। और आप ये ध्यान रखें यहाँ पे कि कार्बोहाइड्रेट का पूछ रखा है, तो कार्बोहाइड्रेट का RQ कितना होता है, 1 होता है। क्लियर है, कारण क्योंकि इसमें 6 CO2 लिखते हैं और नीचे भी आपके 6 O2 लिखते हैं, वॉल्यूम कट हो जाएगा इनका, तो कितना आंसर आएगा, 1 आएगा गुरु जी। अगला क्वेश्चन 13 नंबर,
अगला क्वेश्चन दे रखा है कि एक पायरुविक अम्ल का श्वसनी क्रियाधार के रूप में प्रयोग करने पर कितने एटीपी का निर्माण, किसका यूज किया जा रहा है बताओ यहाँ पे, पायरुविक एसिड का। और पायरुविक एसिड का श्वसनी क्रियाधार के रूप में यूज कर रहे हैं तो कितने एटीपी, इसका मतलब ग्लाइकोलाइसिस के एटीपी निकाल दो, बाकी जितने भी एटीपी वो इसी के अंदर बनेंगे। ग्लाइकोलाइसिस में कितने एटीपी बनेंगे, हम कहेंगे ग्लाइकोलाइसिस में 6 एटीपी बनते हैं। आपको कि गुरुजी 8 भी तो होते हैं, बिल्कुल 6 या 8 लिख दो, लेकिन एनएडीएच को ट्रांसफर करेंगे तो 2 खर्च हो जाते हैं। तो पीछे कितने बचे, 30 एटीपी। अब बात की जा रही एक पायरुविक अम्ल का श्वसनी क्रियाधार के रूप में, इसका मतलब इसका आधा कर दो, आधा कितना 15। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, पहला। ठीक है, अगर पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल इंटर होते हैं तो टोटल 30 एटीपी। अब कह रहा है एक ही मॉलिक्यूल भेजना आगे, तो एक मॉलिक्यूल भेजेंगे तो कितने एटीपी बनेंगे, यहाँ पे 15 एटीपी का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला आंसर है बिल्कुल करेक्ट, और किधर भी भागने की आवश्यकता नहीं। 14 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ग्लाइकोलाइसिस का ऊर्जा देने वाला पद है। ग्लाइकोलाइसिस को ऊर्जा देने वाला पद, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, गलत। इसमें तो एटीपी खर्च, इसमें तो एटीपी क्या होता है, खर्च होता है। 1,3 बीस फॉस्फेट से पीजीए, फ्रुक्टोज 6 बाई फॉस्फेट से पीजीएल, 2 फॉस्फोग्लिसरेट से फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। अब हमारे पास में इतने सारे स्टेप दे रखे हैं इसके अंदर, और इसमें पढ़ना है यहाँ पर भी कौन सा स्टेप हमें यहाँ पे ऊर्जा देता है। तो आप ये सोचो कि भी हमारे देखो यहाँ पर 3 आएगा, ठीक है। 1,3 बीस पीजीए से 3 पीजीए जब बनता है तो यहाँ पे एटीपी का निर्माण। आप कहोगे कौन सा स्टेप है गुरुजी बताओ, तो मैं कहूंगा 7वां नंबर स्टेप है। 7वें स्टेप के अंदर ऐसा होता है। 6 नंबर स्टेप में ये बनता है यहाँ पे, 7वां स्टेप ये है, यहाँ पे एटीपी बनेगा। और एंजाइम के नाम के पीछे काइनेज और आएगा, फोस्फोग्लिसरोकाइनेज, फोस्फोग्लिसरोकाइनेज। क्लियर है बात यहाँ पे, तो इसमें एटीपी बनती है। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन परमाणुओं से पृथक हुए इलेक्ट्रॉन्स का आणविक ऑक्सीजन तक स्थानांतरण जिसके द्वारा एटीपी का संश्लेषण होता है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे की जा रही है हाइड्रोजन परमाणु से पृथक हुए इलेक्ट्रॉन का आणविक ऑक्सीजन तक स्थानांतरण जिसके द्वारा एटीपी का संश्लेषण, इस क्रियाधार का स्थल क्या होता है, तो ये हमारे पास में होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया होती है, उस माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन या फिर आंतरिक झिल्ली। यहां पर एक तो दे रखा है माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्झिल्ली अवकाश का दे रखा है यहाँ पे, और ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक मेम्ब्रेन होती है जहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता है। अगला क्वेश्चन, जैविक ऑक्सीकरण के समय खाद्य में निहित ऊर्जा की विमुक्ति किसके द्वारा। जैविक ऑक्सीकरण के समय खाद्य में निहित जो ऊर्जा होती है वो कैसे यहां पर मुक्त की जाती है, यह हमें पूछ रखा है। तो इसके अंदर पहला ऑप्शन दे रखा भी एक चरण में या शीघ्रता से, 2 चरण के अंदर होगा या धीरे धीरे होगा, विभिन्न चरणों में होगा या धीरे धीरे, या विभिन्न चरणों में होगा और शीघ्रता से होगा यहाँ पर। तो ये कौन सा स्टेटमेंट हमें यहाँ पे पूछा है कि भी कौन सा यहाँ पर सही होगा। अब एक बात समझो, जैविक ऑक्सीकरण के समय खाद्य में निहित ऊर्जा की विमुक्ति किस प्रकार, स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन होता है। पहली बात तो स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन, और इसका मतलब एक चरण में होगा नहीं, 2 चरण में होगा नहीं। अब आ रहे हमारे पास में यहां पर विभिन्न चरणों में, और वो धीरे धीरे भी लिखा है, और कैसा होगा, शीघ्रता से। लेकिन स्टेप वाइज एकदम बिल्कुल एकदम स्लो प्रोसेस नहीं कह सकते, शीघ्रता से क्या होगा, निर्माण होगा। 4 नंबर इसका करेक्ट। श्वसन के विषय में कौन सा स्टेटमेंट यहां पे हमारे पास में सत्य है, ये दे रखा है। समस्त ऊर्जा उष्मा के रूप में मुक्त होती है, एंजाइम के उपयोग से ऑक्सीकरण होता है, ऊर्जा एक चरण में शीघ्रता से विमुक्त होती है। देखो समस्त ऊर्जा उष्मा के रूप में, हीट के रूप में रिलीज होती है, सही है। आगे कह रहा है एंजाइमों के उपयोग से, यहां पे हमारे पास में एंजाइम का जब उपयोग होगा तो इसके अंदर यहां पर ध्यान में रखना ऑक्सीकरण होता है। अगला कह रहा है ऊर्जा के एक चरण में शीघ्रता से विमुक्ति होगी क्या, यहां पे जल्दी से विमुक्ति होगी क्या, और उपरोक्त सभी। तो इसमें ध्यान रखना सारे स्टेटमेंट क्या है, सही। कि श्वसन के विषय में सारे स्टेटमेंट हमारे पास में सही। समस्त ऊर्जा उष्मा के रूप में रिलीज, एंजाइमों के उपयोग से ऑक्सीकरण होता है, सही है। ऊर्जा एक चरण में शीघ्रता से विमुक्त, और ऊर्जा एक चरण में, देखो रुको 1 मिनट, देखो ऊर्जा एक चरण में विमुक्त नहीं होती, पहली बात ये गलत, तो ये नहीं होगा भी यहाँ पे। एंजाइमों के उपयोग से ऑक्सीकरण, समस्त ऊर्जा उष्मा के रूप में मुक्त होती है यहाँ पे, इसका मतलब उष्मा के रूप में मुक्त नहीं होगी। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, एंजाइमों के उपयोग से ऑक्सीकरण होता है, दूसरा करेक्ट है इसका।
वायवीय और अवायवीय श्वसन में समान रूप से पाया जाता है ग्लाइकोलाइसिस। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, क्योंकि वायवीय श्वसन में केवल ग्लाइकोलाइसिस होता है और अवायवीय के अंदर भी ग्लाइकोलाइसिस एक कॉमन पता है, ये प्रोसेस है। किण्वन में होता है, किण्वन में क्या होगा? पहली बात तो ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, यहां पे पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता है फर्मेंटेशन में, पूर्ण नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, FADH2 भी नहीं बनता, NADH2 बनेगा, सिर्फ ATP बनता है, NADH भी नहीं बनेगा। ग्लाइकोलाइसिस में प्रथम चरण में फॉस्फोरिलीकरण की क्रिया में अंततः क्या बनता है? पहले चरण में लास्ट क्या बनेगा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है यहां पे, और इसमें ATP क्या होता है यहां पर खर्च होता है। तो ये आज की क्लास के हमारे यहाँ पे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हमने यहाँ पे अच्छे से कंप्लीट किया है। कंप्लीट एक्सप्लेनेशन भी इसके अंदर यहाँ पे देखा है। तो ये आपके प्लांट में रेस्पिरेशन का टॉपिक कंप्लीट। कल हम नेक्स्ट यहाँ पे नए टॉपिक के क्वेश्चन लेकर के आएंगे, तो डेली आप क्लास रेगुलर जरूर लें। ऐसे ही कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप ब्राइट स्टार एकेडमी के साथ जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद।